तो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार पलसानिया आप सभी लोगों का वेट इनोवेशन क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो अपन ने कुछ जो पशु परिचर के टॉपिक थे, कृत्रिम गर्भाधान था, बधियाकरण था, वो देख लिया था। इसी जो अपने लेक्चर शेड्यूल है उसके कंटिन्यूएशन में अपन आगे देखते हैं कि आगे आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वच्छ दूध का उत्पादन, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं वेट इनोवेशन क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा पोर्शन है ये, 45 में से 45 अंक की जिम्मेदारी हमारी टीम की है। अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलो जी, शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो है बच्चों आपका क्लीन मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन। देखिए बहुत सिंपल टॉपिक है, स्वच्छ दूध का उत्पादन। बहुत सिंपल टॉपिक है, स्वच्छ दूध का उत्पादन। तो ये जो टॉपिक है इसको पढ़ने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि दूध क्या होता है और स्वच्छ दूध क्या होता है। तो देखिए दूध किसको बोलते हैं, अगर परिभाषा की बात करें अपन तो जो पहला है अपना दूध। देखिए पहली डेफिनेशन किसकी होगी, दूध की। दूध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिल्क। और आपको पता होना चाहिए मिल्क इज़ द कंप्लीट फूड फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उसके लिए दूध एक पूर्ण संतुलित आहार होता है। ठीक है, अब अपन यहाँ पर गाय भैंस की बात करेंगे तो दूध बोलते किसको हैं भाई। तो देखिए दूध, जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, मेमरी ग्लैंड होती है, जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं वो पूर्ण रूप से विकसित किसके अंदर होती हैं, मादा जानवरों में। नर जानवरों के अंदर ये क्या होती है, अवशेषी होती है, रूडिमेंट्री होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि दूध कौन देगा, मादा जानवर देगी गाय। और अपन भैंस की ज़्यादा बात करेंगे, वैसे भेड़ बकरी भी देती है, ऊँटनी भी देती है दूध। लगभग सभी एनिमल प्रोड्यूस करते हैं, जो भी उनकी मादा जानवर है वो लगभग सभी दूध का स्तरण करती है। तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि दूध कहते किसको है। तो जैसे ही आपकी गाय ब्याई, गाय ब्याते ही आपके 2-3 दिन क्या निकलता है, खीस निकलता है, जिसको अपन कोलेस्ट्रम कहते हैं। और उस खीस के अंदर अपनी एंटीबॉडीज होती है, IgA है, वो अपने को डिटेल में नहीं पढ़ना, जो किसी भी नवजात शिशु के लिए या नवजात बछड़े के लिए बहुत ही लाभदायक होती है और उसके शरीर में रोगों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करवाती हैं। तो सबसे पहले दूध कहते किसको है, तो मादा पशु के प्रसव के 72 घंटे बाद स्तन ग्रंथियों के पूरे स्त्रवण को क्या कहते हैं, दूध कहते हैं। ठीक है, तो दूध किसको कहते हैं, कंप्लीट सिक्रेशन ऑफ द मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनिमल आफ्टर 72 आवर्स ऑफ पार्चुरेशन। यानी मादा जानवरों के स्तन ग्रंथियों के स्त्रवण को, उनका स्त्रवण क्या होगा, स्तन ग्रंथियों से क्या निकलेगा, दूध निकलेगा। ठीक है, उसको ही अपन क्या कहते हैं, दूध कहते हैं। और दूध 72 घंटे, मैंने ये क्यों बताया ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं दूध किसको कहते हैं। ठीक है, तो दूध किसको कहते हैं, देखिए तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मादा जानवरों में। तो मादा जानवर गाय हो गई, भैंस हो गई। ठीक है, मादा जानवरों में प्रसव के 72 घंटे बाद, मादा जानवरों में प्रसव के 72 घंटे बाद स्तन ग्रंथियों के पूर्ण स्त्रवण को क्या कहते हैं, दूध कहते हैं।
इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों? इम्पोर्टेंट चीज़ ये 72 घंटे बाद। ऐसा क्यों बोला? तो देखिए, जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, स्तन ग्रंथियों को इंग्लिश में बोलते हैं मेमरी ग्लैंड। और ये जो स्तन ग्रंथियां होती हैं दोनों के अंदर प्रेजेंट होती हैं। नर व मादा पशु दोनों में होती हैं, याद रखना, नर में भी होती हैं और मादा में भी होती हैं। लेकिन नर के अंदर क्या होती है? ये अवशेषी। और मादा में क्या होती है? विकसित, फंक्शनली। ठीक है, विकसित मतलब फंक्शन, फंक्शनली एक्टिव रहते हैं। अवशेषी मतलब रूडिमेंट्री। कहने का मतलब यह है कि अवशेषी चीज का मतलब यह है कि वो स्तन ग्रंथियां नर के अंदर पाई तो गई है, लेकिन उनका कोई भी स्पेशल उपयोग जो है, विशेष उपयोग जो है, कुछ नहीं है, यानी उनका कुछ सिक्रेशन नहीं निकलेगा। तो वापस से देख लेते हैं दूध की डिफाइन जो मैंने बताई वो क्या बताई। इसमें याद रखना, प्रसव के 72 घंटे बाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ सकते हैं। दूध है प्रसव के 5 दिन बाद, प्रसव के 10 दिन बाद, प्रसव के 6 दिन बाद, प्रसव के 3 दिन बाद। तो प्रसव के 3 दिन बाद जो भी स्तन ग्रंथियों से निकल रहा है उसी को अपन दूध कहते हैं। बहुत ध्यान रखना, लोग समझा ही नहीं रहे कि दूध किसको बोलते हैं। ठीक है, बाद में देखेंगे अपन स्वच्छ दूध उत्पादन, बाद में देखेंगे। पर यह चीज़ याद रखना कि जो स्तन ग्रंथियों के 72 घंटे के अंदर, 72 घंटे के बाद में जो आपका स्त्राव निकल रहा है थनों से, ठीक है, स्तन ग्रंथियां मतलब मेमरी ग्लैंड, वो क्या कहलाता है? दूध कहलाता है। अब इसके अंदर अगर अपन बात करें तो देखिए स्तन ग्रंथियों के, ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या अपन बात करेंगे, जैसे ये क्या है, आपका एक अडर है, अडर या उसको अपन क्या बोलते हैं? आयन। ठीक है, अडर या आयन। और यहां पर आपके क्या है? ये क्या है? टीट या थन। ठीक है, गाय के। और यहाँ पर एक लिगामेंट होता है बीच में, यह आपको पूनिया सर ने बता दिया होगा अच्छी तरह से आयन दूध दोहने की विधियों में। ठीक है, तो अपन ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं समझेंगे, आयन किसको कहते हैं ये नहीं समझेंगे, देख लेंगे, अपने को जरूरत पड़ी तो एक क्लास ले लेंगे आयन पर भी। ये टीट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो मिल्क रहता है, ये ऊपर वाली, इसको ग्लैंड सिस्टम नहीं बोलते हैं और इसको टीट सिस्टम नहीं बोलते हैं। मैं एक लेक्चर पूरा ले लूँगा, अगर आपको पढ़ने की इच्छा होगी तो। आप इतना सा ही याद रखें कि 72 घंटे तक क्या निकलता है। फिर जैसे गाय ब्याई आज, तो 72 घंटे तक क्या निकलता है, तो उसको बोलते हैं खीस। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि प्रसव के तुरंत बाद, प्रसव के तुरंत बाद 72 घंटे तक स्तन ग्रंथियों से खीस निकलता है, खीस निकलता है, जो नवजात बछड़े के लिए बहुत लाभदायक होता है। ठीक है, तो प्रसव के तुरंत बाद 72 घंटे तक क्या निकलता है स्तन ग्रंथियों से? खीस। खीस को अपन क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। तो इसका मतलब जो दूध है वो क्या हो गया? दूध जो है कोलेस्ट्रम से बिल्कुल फ्री है। तो नेक्स्ट पॉइंट में अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, कि जो आपका दूध होगा, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि दूध खीस से, खीस बोले तो कोलेस्ट्रम, खीस से
बिल्कुल मुक्त होता है। यानी मिल्क इज फ्री फ्रॉम कोलेस्ट्रम, दूध उसी को बोल रहे हैं जिसमें कोलेस्ट्रम या खीस नहीं है। दूध बनने की जो प्रक्रिया है वो एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है, लगातार दूध बनता रहता है। कौन से पीरियड में? 2 पीरियड होते हैं, लैक्टेशन पीरियड और ड्राई पीरियड, दुग्ध काल और आपका शुष्क काल, जिसमें आप दूध सुखाते हो। आपके ये भी एक दिया हुआ है ड्राई मेथड ऑफ मिल्किंग, ठीक है, तो गाय को सुखाना वो पुनिया सर आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए दूध खीस से बिल्कुल मुक्त होता है। और दूध निर्माण, दूध निर्माण दुग्ध काल में एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब कंटिन्यूएशन, एक सतत या लगातार सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं होता है कि गाय जब ब्याह गई उसने 5 दिन दूध दिया फिर छठे दिन नहीं दिया। जब तक उसका लैक्टेशन पीरियड लगभग 305 दिन का अपन मानते हैं, 2 महीने अपन उसको सुखाते हैं, तो 305 दिन तक आपको जो गाय है वो लगातार दूध देगी। तो दूध से, इस स्लाइड से अपने को क्या समझ में आया कि जो दूध है वो स्तन ग्रंथियों के स्तरण को कह रहे हैं, और प्रसव के 72 घंटे वाले जो बाद का भाग है उसको कह रहे हैं। यानी 72 घंटे बाद जो स्तन ग्रंथियों से स्तरण निकल रहा है उसको दूध कहते हैं। इसमें कोलेस्ट्रम या खीस बिल्कुल नहीं होता। दूध का बनना जो है एक सतत प्रक्रिया दुग्ध काल में, लैक्टेशन में। ड्राई ऑफ जब अपने आप ड्राई कर दिया तब वो लगातार नहीं बनता, फिर धीरे धीरे जब पार्चुरेशन का समय आता है उसमें कुछ हार्मोन चेंज होते हैं, हार्मोनों में परिवर्तन होता है, और फिर धीरे धीरे वो मिल्क का फॉर्मेशन करने लग जाता है, वो अलग बात है, पर हल्का हल्का बनता रहता है, ठीक है। अब अगर अपन और एक पॉइंट की बात करें तो देखिए जो आपका दूध है वो लगातार बन रहा है, ठीक है। अब देखिए अडर के अंदर आप ये मान के चलिए कि ये जो अडर है आयन है, इस आयन के अंदर एक यहाँ पे नली होती है जिसको अडर वेन कहते हैं, सिरा। तो यहाँ से लगभग 400 से 500 ml रक्त का प्रवाह जब होता है तब 1 ml किसका निर्माण होता है? दूध का निर्माण होता है। तो ये याद रखना कि देखिए यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि दूध के निर्माण की प्रक्रिया, दूध के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लैक्टोपोइसिस। ग्लैक्टोपोइसिस ये सिस शब्द जिसके पीछे आ जाए, जैसे इरिथ्रोपोइसिस, पोइसिस का मतलब होता है उसका निर्माण करना। इरिथ्रोपोइसिस मतलब खून का निर्माण करना, इरिथ्रोसाइट्स का निर्माण करना, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा कि जो दूध है शरीर से कितने ml ब्लड को गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर अपन सीधे लिख सकते हैं कि 1 ml दूध के 1 ml दूध के निर्माण के लिए लगभग 400 से 500 ml रक्त का प्रवाह शरीर से होकर, शरीर से और शरीर में भी कौन से भाग से? अडर वेन से, ठीक है, जिसको अपन कौन सी वेन बोलते हैं? आयन सिरा, ठीक है। रक्त का प्रवाह शरीर से होकर गुजरता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी।
अब अगर अपन और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखें, अपन क्लीन भी पढ़ेंगे लेकिन वही सामान्य बातें आपको जानना जरूरी है। मिल्क लेट डाउन हार्मोन कौन सा है, दूध को उतारने का काम कौन सा हार्मोन करता है, तो वो है आपका ऑक्सीटोसिन, जो पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्च भाग से निकलता है। तो आप यहाँ पे याद रखें मिल्क लेट डाउन हार्मोन, मिल्क लेट डाउन हार्मोन, ठीक है, यानी दूध उतारने वाला हार्मोन, दूध उतारने वाला हार्मोन, उसको कौन सा हार्मोन बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ठीक है। दूध को होल्ड करके कौन रखता है, जो टीट सिस्टम में, दूध तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपको पता होना चाहिए, दूध तो लगातार बन रहा है, लेकिन ऐसे थोड़े होता है जब गाय पावसती है उसके बाद ही उसका दूध अपन निकाल सकते हैं। लेकिन दूध को जो टीट सिस्टम है और एक ऊपर ग्लैंड सिस्टम है, उसमें कौन बांध के रखता है, तो उसके लिए हार्मोन जिम्मेदार होता है एपिनेफ्रिन, मिल्क होल्डिंग हार्मोन। तो याद रखना, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मिल्क होल्डिंग हार्मोन, मिल्क होल्डिंग हार्मोन कौन सा, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन मिल्क होल्डिंग हार्मोन, दूध उतारने वाला और दूध को जो अपना आयन है उसमें होल्ड करके रखने वाला, दूध को आयन में बांधे रखने वाला हार्मोन। देखो हिंदी थोड़ी ऐसी ही है, मिल्क होल्डिंग हार्मोन आप याद कर लेना। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट थे दूध के बारे में कि दूध क्या है। अब अपन नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है वो देखते हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है बच्चों स्वच्छ दूध उत्पादन। तो क्लीन मिल्क, पहले तो ये देखते हैं क्लीन मिल्क बोलते किसको है, स्वच्छ दूध। तो देखिए स्वच्छ दूध में किसको बोलते हैं, पहली चीज अपन देखते हैं परिभाषा। अब दूध शब्द आगे इसका मतलब 72 घंटे बाद का तो होगा, लेकिन क्लीन मतलब स्वच्छ। तो क्या होगा, स्वस्थ गाय व भैंस के स्तन ग्रंथियों से प्राप्त स्त्रवण, देखिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी, गाय व स्वस्थ हेल्थी गाय होनी चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ गाय व भैंस की स्तन ग्रंथियों मेमरी ग्लैंड, मेमरी स्तन ग्रंथियों, स्वस्थ गाय व भैंस की स्तन ग्रंथियों द्वारा प्राप्त स्त्रवण। अब जो प्राप्त स्त्रवण है वो कैसा होना चाहिए, जो प्राप्त स्त्रवण वो कैसा होना चाहिए, रोगजनक कारकों से बिल्कुल फ्री होना चाहिए, मुफ्त होना चाहिए, ठीक है। यानी संक्रमित नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्लीन मिल्क जिसको अपन बोल रहे हैं। और आपका जो है उसका जो फ्लेवर है, यानी जो आपका मिठास है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, गुड फ्लेवर, ठीक है। तो स्वाद में तो द्वारा प्राप्त स्त्रवण जो कैसा, स्वाद में अच्छा, स्वाद में अच्छा। दूसरा पॉइंट,
रोग कारकों से मुक्त व गंदगी से रहित, वो क्या कहलाता है आपका? स्वच्छ दूध। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए। स्वाद में भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आ रहा हो। ठीक है, गंदगी नहीं होनी चाहिए और रोग कारकों से बिल्कुल फ्री। पैथोजन को बोलते हैं रोग कारक, यानी उसमें जीवाणु की संख्या या विषाणु की संख्या, जो रोग पैदा करे ऐसों की संख्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, अपेक्षाकृत कम जीवाणु की संख्या, अपेक्षाकृत कम जीवाणुओं की संख्या। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अपन क्लीन मिल्क बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए दिक्कत ये भी है कि सर आप जीवाणुओं की अपेक्षाकृत कम क्यों लिखा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि पैथोजन का मतलब क्या होता है? पैथोजन को बोलते हैं रोग कारक। अगर आप स्वच्छ दूध उत्पादन कर रहे हो, जैसे अभी मैं आपको स्टूडियो से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे वातावरण के अंदर भी क्या है? कुछ ना कुछ बैक्टीरिया है, कुछ ना कुछ जीवाणु है। तो 100% स्वस्थ तो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। इस धरती पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो 100% शुद्ध है। कोशिश यही करते हैं कि क्वालिटी अपन बेटर दें, उसके लिए स्वच्छ दूध का उत्पादन करें। तो 100% तो कोई सी भी चीज़ नहीं है, चाहे वो कोई सी भी खाने की चीज़ हो, चाहे कुछ भी हो। अब मान लीजिए गंदगी भी नहीं है, बर्तन वगैरह भी बिल्कुल साफ़ है, जो मनुष्य गाय का दूध निकाल रहा है उसमें भी कोई रोग नहीं है, फिर भी कुछ बैक्टीरिया, गाय में भी कोई बीमारी नहीं है, थन के थ्रू, मुंह के थ्रू कहीं ना कहीं हल्के से प्रवेश करते हैं। लेकिन जब इस दूध का, आगे मैं आपको दूध के परीक्षण भी बताऊंगा, लेकिन जब अपन इस तरह के दूध का परीक्षण करते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होना चाहिए, क्योंकि दूध को कोई भी अगर कच्ची चीज़ होती है तो उसमें जीवाणु अच्छी तरह से वृद्धि करते हैं। ठीक है, आप कोई भी कच्ची चीज़ खाओ वो जल्दी सड़ जाएगी। जैसे दूध को आप गर्म मत करो, जल्दी फट जाएगा, कच्चा दूध है तो बदबू मारने लग जाएगा। ठीक है, अगर आप रोटी है उसमें आटा लगा के और छोड़ दो, आप उसकी रोटी मत बनाओ, वो जल्दी सड़ जाएगी। रोटी फिर भी 1-2 दिन कड़क हो जाएगी पर खाने योग्य रहेगी। तो रॉ मटेरियल जो भी होता है, जो भी कच्ची चीज़ होती है, वो संक्रमण का सबसे अच्छा स्रोत होता है। तो इसलिए याद रखना प्यारे बच्चों कि जो रोगजनक है वो फ्री होने चाहिए, यानी जीवाणुओं की संख्या बिल्कुल कम होनी चाहिए, कंप्लीट एब्सेंट किसी की नहीं होती। तो ये क्या था? स्वच्छ दूध उत्पादन। अब देखिए स्वच्छ दूध उत्पादन के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अगर फ़ायदों की बात करें तो स्वच्छ दूध उत्पादन बनाने के लिए एक चेन चलती है, एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए वो प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया इसकी 3 चीज़ों, मैं यहाँ पे आपको वही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखाऊंगा जो एग्जाम में आएगी। ठीक है, 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। पहला तो आपका है, देखिए किसी को भी बनाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। पहला आपका है इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर। जो भी दूध बना रहा है उसका क्या इंटरेस्ट है। ठीक है, दूध निर्माता की रुचि, दूध निर्माता की रुचि। फिर जो दूसरा स्टेप है वो है इंटरेस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर, इंटरेस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर, जैसे मेरे को दूध का निर्माण करना है तो मैं हूँ किसान, तो ये कौन हो गया? किसान हो गया भैया।
और ये किसान हो गया, तो यहाँ से इंटरेस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ये कहाँ पर चला गया, फैक्ट्री में चला गया। कहाँ पर चला गया, फैक्ट्री में चला गया। ये किसान हो गया। अब इसकी रुचि होनी चाहिए कि मुझे स्वच्छ दूध उत्पादन करना है और स्वच्छ दूध आगे भेजना है। फिर यहाँ से ये जो दूध है किसान से कहाँ पर जाएगा, फैक्ट्री में। अब ये क्या क्या चीज़ों की सावधानी रख सकता है, वैसे आपको वर्बली बता रहा हूँ, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा। ये सावधानी रख सकता है कि जो भी मनुष्य उसको दो रहा हो अपने हाथों को धोए, उसको कोई भी ऐसी संक्रमित बीमारी नहीं हो या कोई जूनोटिक बीमारी नहीं हो जो मतलब मनुष्य से पशु में फैलती है, पशु से मनुष्य में फैलती है, उसको जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। अब ये सारी सावधानियां कौन रखेगा, प्रोड्यूसर यानी किसान। ठीक है, अब देखिए किसान रखेगा सॉरी, और जो आपका ये है सेकंड, वो कहाँ चला जाएगा, फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, फैक्ट्री के अंदर चला गया। अब फैक्ट्री वाले को क्या करना है, ये जो भी दूध आया उसकी पूरी क्वालिटी चेक करनी है कि इसका कलर कैसा होना चाहिए, इसका घनत्व कितना होना चाहिए, सारी चीज़ें उसको, क्योंकि इस दूध को स्टोर भी तो करना है। जो अपने को थैली में मिलता है वो 7-8 दिन तक ख़राब नहीं होता, पास्चुराइजेशन बोलते हैं वो 7 दिन तक ख़राब नहीं होता। तो अब ये जो आदमी है फैक्ट्री वाला, इसका काम है दूध की जांच करना। क्या करना, दूध की जांच करना, दूध की जांच करना। अब ये जो तीसरा प्रोसीजर है, ये सेकंड नंबर प्रोसीजर, और ये जो तीसरा प्रोसीजर है वो इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। इंटरेस्ट तो समझते ही हो, रुचि, इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता, उपभोक्ता की रुचि। ठीक है, अब आप अगर बात करें तो देखिए दूध इन 3 प्रोसेस से होकर गुजरा। पहले दूध का निर्माता प्रोड्यूसर, दूसरा मैन्युफैक्चरर जो फैक्ट्री में बनाएगा, और तीसरा उपभोक्ता की रुचि। अब इस उपभोक्ता की रुचि कैसे होगी, वो इसलिए होगी अगर उसमें पूरी क्वालिटी होगी, एक अच्छा दूध प्रोवाइड करेगा तो वो उसको लेगा। अब देखिए ऐसी कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जो दूध से मनुष्य में फैलती हैं, मनुष्य से दूध में फैलती हैं, मनुष्य से गाय में फैलती है। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। फिर अपन इससे नेक्स्ट टर्न में पढ़ेंगे कि क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, जो स्वच्छ दूध उत्पादन है, वो कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए मिल्क बोर्न डिजीज, दूध से फैलने वाली बीमारियां। दूध से फैलने वाली बीमारियां, इसको अपन ने कुल कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में विभाजित किया। 4 भागों में विभाजित किया है। अब देखिए 4 भागों में विभाजित किया है, तो अब 4 भागों में कौन कौन सी कैटेगरी होंगी। अगर कैटेगरी की बात करूं मैं, तो पहली तो कौन सी कैटेगरी होगी, पहली कैटेगरी होगी गाय से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी। दूसरी बीमारी होगी मनुष्य से गाय में फैलने वाली बीमारी, गाय से फिर दूध में, 2 कैटेगरी। तीसरी मनुष्य से प्रत्यक्ष रूप से दूध में फैलने वाली, और चौथी मनुष्य से अप्रत्यक्ष रूप में दूध में फैलने वाली। तो जो पहली बीमारी है वो क्या है, गाय के दूध से, जो पहली बीमारी है वो क्या है, सीधे गाय के दूध से फैलने वाली, सीधे गाय के दूध से फैलने वाली बीमारी। अब देखिए ऐसी कौन सी बीमारी है, यानी ये जो फैल रही है
वो किससे फैल रही है? दूध। और दूध से किस में फैल रही है? मनुष्य में। ठीक है, दूध से फैल रही है मनुष्य में। ठीक है, गाय के दूध से, क्योंकि गाय दूध के टच में आएगी तभी तो होगा उसका दूध, क्योंकि अपन पड़ी मिल्क बॉर्न डिजीज रहे, तो दूध, दूध से मनुष्य। अब इसके उदाहरण की अगर अपन बात करें, मनुष्य के अंदर कौन कौन सी फैलती है, तो उदाहरण की बात करें तो एक तो होती है माल्टा फीवर, माल्टा फीवर। एक होती है अंडुलेंट फीवर। ठीक है, माल्टा बुखार, माल्टा बुखार। और दूसरी है अंडुलेंट बुखार। ये जो बीमारियां हैं मेनली मुख्यतः वो किससे फैलती हैं? दूध से। और एक और है बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस। बोवाइन शब्द का मतलब आपको पता है गाय और भैंस, क्योंकि दूध अपन उन्हीं का निकाल रहे हैं, मेनली उन्हीं की बात करते हैं। ठीक है, बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस, बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस। बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको अपन बोलते हैं। तो ये 3 बीमारियां ऐसी हैं जो गाय के दूध से सीधी मनुष्य में फैलती है। याद रखना, पहला पॉइंट क्या है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी बीमारी है जो गाय का दूध से सीधी मनुष्य में फैलती है, गाय का दूध पीने से सीधी मनुष्य में फैलती है। तो ये 3 बीमारियां हैं, बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि टीबी मनुष्य में भी होती है और गाय में भी होती है। माल्टा फीवर, अंडुलेंट फीवर। ये माल्टा फीवर जो अंडुलेंट फीवर है, ये एक दूसरी बीमारी होती है, उसके अन्य नाम है, उस बीमारी को क्या बोलते हैं? ब्रूसेलोसिस, ब्रूसेलोसिस। ये एक जूनोटिक डिजीज है, ब्रूसेलोसिस। और ये एक प्रकार की कैसी डिजीज है? जूनोटिक, जूनोटिक डिजीज, यानी मनुष्य से जानवरों में और जानवर से मनुष्य के अंदर फैलती है। तो देखिए, पहला तो ये हो गया। अब नेक्स्ट की अगर अपन बात करें, पहला अपन ने देख लिया कि गाय से सीधा किसके अंदर फैलेगी? मनुष्य के अंदर, दूध से सीधी मनुष्य के अंदर। ठीक है, अब दूसरी अगर अपन देखें तो बात करें तो इसमें क्या होगा, किसके थ्रू फैलेगा? मनुष्य से, मनुष्य से गाय में और फिर दूध में। यानी इसमें जो बीमारी फैलेगी गाय से मनुष्य, अब यह उल्टा हो गया, मनुष्य से गाय में। लेकिन अपन पढ़ क्या रहे हैं? अपन जूनोटिक डिजीज नहीं पढ़ रहे, अपन दूध के द्वारा होने वाली। तो कुल मिला के दूध सब तो आएगा ही आएगा, कहीं भी आए। तो सबसे पहले मनुष्य, ह्यूमन, मनुष्य से वो बीमारी कहाँ पर गई? गाय के शरीर में, गाय के शरीर में गई। और गाय के शरीर से वो किस में आ गई? गाय के दूध में आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार की बीमारियां जो मनुष्य से गाय के शरीर में और गाय के दूध में आ गई, तो इनको अपन क्या बोलते हैं? मनुष्य से गाय और फिर दूध। अब इनके उदाहरण इम्पोर्टेंट है। अगर इनके अपन उदाहरण की बात करें तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो मनुष्य से गाय और फिर दूध में आती हैं? तो ऐसी 3 ही बीमारियां हैं, सेप्टिक थ्रोट, स्कारलेट फीवर और डिप्थीरिया। अब जब मैं आपको जो डिजीज का पोर्शन है, अंत में बाह्य परजीवी रोग जो आपके कोर्स में दिए वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा, तब इन चीज़ों को डिटेल से बताऊंगा। आपको इतना ही याद रखना है, सेप्टिक थ्रोस्ट मतलब
गले के अंदर सूजन, थ्रोट, खरकस जिसको बोलते हैं, तो वो मनुष्य में, मनुष्य से गाय में फैल गई और गाय से फिर दूध में आ गई। और इस दूध का वापस से कौन सेवन कर रहा है? वापस से कर तो कौन रहा है? मनुष्य ही कर रहा है। तो मनुष्य हो या चाहे उसका बछड़ा हो, उसमें वापस फैल जाएगी। ठीक है, तो ये 3 डिजीज हैं, यहाँ पे याद रखना। सेप्टिक थ्रोट, और जो दूसरा है वो है स्कारलेट, बुखार, और यह है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जिसको अपन पुराने टाइम में हैजा हुआ करता था, ठीक है, हैजा बोलते थे, मनुष्य के अंदर ये बीमारी फैलती थी। तो दूसरा हो गया ये। अब देखिए, मनुष्य से गाय और यहाँ पर फैल गई आपकी। अब तीसरा देखिए, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा, मनुष्य से प्रत्यक्ष रूप में फैलने वाले रोग। डायरेक्ट, प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट, सीधा आदमी से किस में फैलेंगे? दूध में। तो मनुष्य से प्रत्यक्ष रूप से दूध में फैलने वाले रोग। दूध में फैलने वाले रोग। देखिए, ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो मनुष्य से डायरेक्ट ही, प्रत्यक्ष रूप से दूध में चले जाएंगे, गाय के दूध में। अल्टीमेटली उस दूध को पिएंगे हम ही, या चाहे उसका बछड़ा पिए। बछड़ा तो शुरू में पी लेता है भैया, उसके बाद अपन ही पीते हैं उस दूध को, क्योंकि पाउसने के लिए बछड़ा छोड़ता है। तो अल्टीमेटली वो जो बीमारी है, वो संक्रमण, वो किस में आ जाएगा? अपने में ही आ जाएगा। ठीक है, तो मनुष्य के द्वारा दूध में फैलने वाली, तो इसके लिए 4 बीमारी हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पैरा टाइफॉइड, एक तो ये है, एक सीधी सी है टाइफॉइड, एक है डिजेंट्री, एक है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ये 4 बीमारियां हैं जो सीधी फैलती हैं। तो देखिए, सीधी सीधी फैलती है। अब देखिए, पैरा टाइफॉइड, ये सारी बीमारियां मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। पैरा टाइफॉइड, टाइफाइड, टाइफाइड बहुत भयंकर बीमारी होती है। डिजेंट्री को बोलते हैं खूनी दस्त, और यह है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। गैस्ट्रो मतलब पेट, एंटेराइटिस मतलब आंत, पेट व आंत की सूजन। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं इसको भी, गैस्ट्रो एंटेराइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ठीक है, टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड ये बैक्टीरियल डिजीज है, अपन बाद में पढ़ेंगे जो भी है। ठीक है, तो ऐसी बीमारियां कौन कौन सी हैं जो सीधी मनुष्य से प्रत्यक्ष रूप में डायरेक्टली किस में फैलती हैं? दूध में। अब अगर अपन नेक्स्ट की बात करें तो देखिए, चौथा पॉइंट, मनुष्य से अप्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप से दूध में फैलने वाली बीमारियां। सेम की सेम वो की वही बीमारियां हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वही पैराटाइफॉइड, टाइफॉइड, ठीक है, डिजेंट्री, और यहां पे आ जाएगा डायरिया, सिंपल दस्त, और ये कैसे है? खूनी दस्त। सेम की सेम। अब ये जो बीमारियां हैं अप्रत्यक्ष रूप से फैली हैं,
मनुष्य ने सीधा नहीं फैलाया, टाइफॉइड पैराटाइफॉइड तो सीधी फैल गई, लेकिन सेम की सेम वही है, कोई अंतर नहीं है। तो जो मनुष्य ने प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट बोलते हैं अप्रत्यक्ष को, ठीक है। देख लीजिए, थोड़ी हिंदी इनकी कठिन है, साइंस की हिंदी थोड़ी कठिन होती है, इंग्लिश ईजी होती है। तो ये किस किस के थ्रू फैलती है, तो इसके जो मार्ग होते हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फैलने के मार्ग या फैलने के रास्ते। तो किसके द्वारा फैल सकती है? संक्रमित दूध के बर्तनों द्वारा, प्लास्टिक की बोतल द्वारा, तो उनके द्वारा ये क्या हो सकती है? फैल सकती है मनुष्य से सीधी इसके अंदर, ठीक है भाई। अब देखिए, धूल है या परजीवी का कोई स्प्रे है, उससे भी फैल सकती है। धूल या परजीवी मारने वाला स्प्रे। तो कुल मिला के यहाँ से अपने को क्या समझ में आया? ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ज़रूर एक, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सीधे गाय से, गाय के दूध से सीधा किस में फैली? मनुष्य में। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ऐसी कौन सी है जो गाय के दूध से सीधी मनुष्य में फैल रही है? तो 3 डिजीज है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। माल्टा फीवर या अंडुलेंट फीवर, और इस दोनों को ही अपन बोलते हैं ब्रूसेलो, जो कि एक जीवाणु से होता है, ठीक है। और एक और है आपकी बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस, ये भी एक जीवाणु से होता है। आगे अपन बीमारियों में पढ़ेंगे, आपको केवल उदाहरण याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो दूसरा है कि मनुष्य से गाय, जस्ट उल्टा, मनुष्य से गाय और गाय से फिर दूध। तो कहाँ पर गया? मनुष्य से सीधा गाय के शरीर में प्रवेश कर गया जो भी जीवाणु था, और शरीर से फिर गाय के दूध में आ गया, और फाइनली उस दूध को पिएगा कौन? अपन ही पिएंगे। तो फाइनली अपने के अंदर आ गया, मनुष्य के अंदर आ गया। तो इसके जो उदाहरण है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो मनुष्य से गाय में फैलती है या दूध में फैलती हैं? तो ये तीनों याद रखना बच्चों, सेप्टिक थ्रोट, स्कारलेट फीवर और डिप्थीरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये कोई नहीं पूछेगा स्वच्छ दूध किसको कहते हैं, सबको पता है, अधीनस्थ बोर्ड है उसका नाम, ठीक है। लोग पढ़ा रहे हैं ऐसे ही, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे भैया। स्वच्छ दूध सभी को पता है। कोई कहते स्वच्छ कपड़े किसको कहते हैं? जिनमें मैल नहीं हो, ये पूछेगा आपको यहाँ से अगर पूछेगा तो। और ऐसे जो प्रत्यक्ष रूप से यानी मनुष्य के किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू फैलते हैं वो ये हैं। ये दोनों नहीं पूछेंगे, क्योंकि बर्तन संक्रमित हो, उपकरण संक्रमित हो, उसके थ्रू फैल सकता है, ये आपको कोई भी नहीं पूछेगा। ये मैंने आपको बता दिया। क्लीन मिल्क किसको कहते हैं? याद रखना, स्वस्थ गाय व भैंस की स्तन ग्रंथियों से प्राप्त। लेकिन दूध किसको कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगभग ये जो आपका क्वेश्चन है, लगभग आप ये देख लिए कि आयन के अंदर से 1 ml दूध के निर्माण के लिए 400 से 500 ml खून का प्रवाह होता है। छोटी छोटी नलियाँ होती हैं, आयन का टॉपिक ले लेंगे अलग से, तब बता देंगे, तब जाके 1 ml दूध का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे 400 से 500 ml जो रक्त है उसका प्रवाह होता है। और जो दूध उतारने का काम करता है वो कौन करता है दोस्तों? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और दूध को अडर के अंदर जो आपका आयन है उसमें बांध के रखता है मिल्क होल्डिंग हार्मोन, वो कौन सा है? एपिनेफ्रिन है, ठीक है। और दूध किसको कहते हैं ये भी याद रखना। दूध किसको कहते हैं? प्रसव के 72 घंटे बाद वाले स्तरण को। कोलेस्ट्रॉल नहीं कहते, आपको पुनिया सर ने बताया कोलेस्ट्रॉल बछड़े के लिए लाभदायक होता है, 10% पिलाना चाहिए, वो काम का नहीं है अपन ने आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि किन किन विधि द्वारा स्वच्छ उत्पन्न, बिल्कुल सिंपल है, इससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा तो ये मेरे को लग रहा है डिजीज से आएगा, तो ये याद रखना। तो लगभग आप का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसी पर होगा कि दूध, स्वच्छ दूध उत्पादन की विधियाँ कौन सी हैं। फिर मैं आपको इसके रासायनिक और भौतिक गुण भी कराऊंगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि दूध से संबंधित टॉपिक है भाई, कहीं से भी पूछ सकता है, तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे दूध का
कितने डिग्री पे उबलता है, कितने डिग्री पे जमता है, ये सारी चीज़ें। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।